हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस माई स्कूल क्लासेस में। जैसे कि आप सभी को पता है, इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ उसी वीडियो या टॉपिक का डिस्कशन किया जाता है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो। ठीक उसी तरह से आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है मौलिक अधिकार। आज हम लोग अपने इस टॉपिक में पढ़ेंगे भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। मौलिक अधिकार का मतलब ये हुआ कि भारत में जितने भी सारे नागरिक हैं, ठीक है, उनका क्या क्या अधिकार है। उसी अधिकार को बहुत ही आसान भाषा में हम लोग सीखेंगे आज के अपने इस सेशन में। मैं इस सेशन को बहुत ही मेहनत से बना रहा हूँ। आप अगर इस सेशन को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि फिर आपको ज़िंदगी में किसी और बुक या किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत हो। मैंने इस टॉपिक में मौलिक अधिकार से रिलेटेड 0 से हीरो तक जितने भी प्रश्न बन सकते थे, सारे प्रश्नों को मैंने एक साथ यहाँ अटैच किया है और उस सारे प्रश्न को बहुत ही आसान भाषा में मैं अभी बताऊंगा। अगर आप हमारे इस सेशन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज के अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है, इसका देखिए हेडिंग क्या है, भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित मूल अधिकार प्राप्त है। अब हम लोग वही पढ़ेंगे कि कौन कौन से अधिकार प्राप्त है भारतीय नागरिकों को। तो देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है बता रहा है समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। आपसे प्रश्न ये पूछे जाएंगे कि समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद कितने में मिलते हैं, तो आप बताइएगा 14 से लेकर 18 तक के अनुच्छेद में समता और समानता का अधिकार। चलिए दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार हमें कहाँ से मिलती है, तो ये हमें अनुच्छेद 19 और 22। कहने का मतलब है अगर आपसे कोई ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार हमें कहाँ से प्राप्त हुए, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि स्वतंत्रता का प्राप्त हमें अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक के बीच जो भी अनुच्छेद है इन सभी से हमें प्राप्त होता है। चलिए 3 नंबर जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब देखिए शोषण के विरुद्ध जो अधिकार होते हैं, कोई किसी का अगर शोषण करता है उसके विरुद्ध में अगर कोई आवाज़ उठाता है, उसे आवाज़ उठाने की जो अधिकार है वह कहाँ से मिलती है, अनुच्छेद 23 से 24। 23 और 24 ये दोनों हमें शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने की पावर और शक्ति देती है। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए किसी भी धर्म से रिलेटेड अगर कोई अपने धर्म के अनुसार कोई पूजा पाठ करता है तो उसे कोई रोक टोक नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे अधिकार है। कौन सा अनुच्छेद के तहत, तो 25 से 28, मतलब 25, 26, 27, 28 ये तीनों ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। देखिए संस्कृति और शिक्षा संबंधी का जो हमें अधिकार मिलता है वह कहाँ से मिलता है, अनुच्छेद 29 से 30 ये दोनों हमें देता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और देखिए 6 नंबर जो हमारा है संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये हमें प्राप्त होती है अनुच्छेद 32 से। जो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला है अनुच्छेद 14। अब अनुच्छेद 14 से हमें क्या सीख मिलती है, देखिए अनुच्छेद 14 में बोल रहा है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान ढंग से उन्हें लागू करेगा। अनुच्छेद 14 यह कहता है कि राज्य सरकार जो होती है, जितने सारे हमारे देश में प्रत्येक जो राज्य हैं, ये सभी राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक सामान्य कानून बनाएगा और उन पर एक समान ढंग से उन्हें लागू करेगा, जो सभी व्यक्तियों के लिए सामान्य होगा। ले आगे बढ़ते हैं, अगला जो है अनुच्छेद 15। अब अनुच्छेद 15 हमें क्या कहता है, देखिए इससे हमें ये
सीख मिलती है कि राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 हमें यह सीख देता है कि राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से अनुच्छेद के तहत जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो आप बताइएगा अनुच्छेद 15। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा अनुच्छेद 16। अब इसमें हमें क्या सीख मिलती है? ये कह रहा है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद मतलब इन्हें छोड़कर, किन्हें? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, ठीक है, इन सभी को छोड़कर। तो हमें इससे क्या सीख मिली कि अगर राज्य के अधीन कोई भी पद का नियोजन, किसी भी वैकेंसी का अगर रिक्वायरमेंट की जाती है तो उस पर हमारे देश के सभी नागरिकों का हक है कि वो उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 से हमें क्या सीख मिलती है? तो देखिए, इसे हमें यह बतलाता है कि अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ये आपके इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, नहीं अभी तक मैंने इसे कोई क्वेश्चन देखा है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा अनुच्छेद 18। इसमें हमें क्या सीख मिलती है? सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य किसी भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। आप समझिएगा ये क्या कहना चाहता है? बस यही कहना चाहता है कि सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय, मतलब इन दोनों सम्मान को छोड़कर अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी एक ऐसा नागरिक नहीं होगा जो दूसरे देश में जाकर कोई भी उपाधि लेकर अपने देश में आ जाए। उसे उस उपाधि को लेने से पहले अपने देश की राष्ट्रपति से आज्ञा लेनी होगी। हमें ये अनुच्छेद 18 कहता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है अनुच्छेद 19। ये हमें क्या सीख देता है? देखिए 19 में पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अब देखिए स्वतंत्रता का अधिकार में क्या क्या हमें अधिकार मिला गया? बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, और क्या कही गई है कि शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, ये सब हमें अनुच्छेद 19 के तहत अधिकार दिए गए हैं। अब मैं इनको थोड़ा आपको अच्छे से समझा देना चाहता हूँ। देखिए इसमें क्या था? पहला हमारा ये बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। अब बोलने की स्वतंत्रता जो है, हम जो भाषा बोलते हैं या कहीं भी किसी से किसी लैंग्वेज में बात करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे अनुच्छेद 19 कहता है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद 2 नंबर जो बात कही जा रही है कि शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। मान लीजिए अगर आप किसी राजनीतिक में हैं तो आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन वो जो अगर आप जहाँ सभा करेंगे वहाँ पे किसी भी तरह की कोई हथियार वहाँ नहीं होनी चाहिए। यहाँ आपको अधिकार तो दी गई है, लेकिन आप उस सभा को करने के लिए किसी भी तरह की कोई अस्त्र शस्त्र या किसी हथियार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
यहाँ साफ साफ लिख दिया गया है कि शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की आपको स्वतंत्रता दी जा रही है। उसके बाद देखिए अगला जो बोल रहा है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप किसी भी कोई बिजनेस किया हुआ या कोई आपका आपसी कुछ संबंध हुआ या आपका कोई ऐसा सभा हुआ, उन सभी का संघ बना सकते हैं, उसकी आपको स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। अपने देश में आप कहीं भी आ जा सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है, ये आपको स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और वहां बसने की क्षमता। बोल रहा है कि अगर आप अपने देश के किसी भी राज्य में जाकर बसना चाहते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं, वहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं, तो आप वहाँ आसानी से रह सकते हैं, बस सकते हैं, अपने जीवन के वहाँ निवास कर सकते हैं। उसके लिए आपके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। उसके बाद देखिए हमारा लास्ट और अंतिम क्या कह रहा है कि किसी भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। मान लीजिए अगर आपको कोई भी व्यापार चलाना है, ठीक है, और उस व्यापार के द्वारा अपनी जीविका चलाना है, तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं अगर व्यापार करने गए तो आपको रोक दिया जाएगा। अगर आपका वहाँ पर खुद का लैंड है, खुद का अगर प्रॉपर्टी है, तो आप कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। तो ये था हमारा अनुच्छेद 19। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में हमें क्या सीख मिलता है उसे हम देखते हैं। देखिए अनुच्छेद पहले 20 में क्या पढ़ेंगे ये देख लीजिए। हम लोग पढ़ेंगे अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। तो देखिए इसमें 1 नंबर जो है पॉइंट उसमें बता रहा है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई अपराध किया है, ठीक है, तो उसे सजा सिर्फ एक ही बार ही दी जाएगी। इसी में देखिए 2 नंबर पॉइंट हमें क्या बता रहा है, अपराध करने के समय जो कानून है उससे के तहत उसे सजा मिलेगी। देखिए अगर कोई अपराध चोरी करता है तो चोरी के जो हमारा आर्टिकल्स है उसके तहत उसे चोरी वाला ही सजा दी जाएगी। ये नहीं कि चोरी का किया है और उसे किसी मर्डर की सजा या फांसी वाली जो सजा सुना दी जाएगी, ऐसी नहीं, ठीक है। जो अपराध करेगा ठीक उसी अपराध के तहत जो हमारा कानून है उसी कानून के तहत उसे सजा दी जाएगी। ये हमारा 2 कह रहा है। 3 हमें क्या बता रहा है, 3 कहता है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार की कोई अपराध किया है और वह चाहता है कि न्यायालय में अगर वो चाहता है कुछ सबूत, ठीक है, या कोई अगर खुद का अपना वकील रखना, ठीक है, जो उसके विरुद्ध में न्याय की बात करेगा तो वो अपना रख सकता है, ठीक है। इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा अनुच्छेद 21 का क। ये हमें क्या बताता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा आधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। अनुच्छेद 21 का क हमें यह बताता है कि 6 साल से लेकर 14 साल के जितने हमारे भारतवर्ष में जो भी बच्चे हैं उन सभी को निःशुल्क शिक्षा की उपलब्धता कराई जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या है, तो देखिए अनुच्छेद 22 को पढ़ने से पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे उसको जान लेते हैं। इसमें यह हम लोग पढ़ेंगे कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, इसके बारे में हम कानून को पढ़ेंगे। देखिए इसमें 1 नंबर जो है हमारा क्या लिखा है, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। 2 नंबर हमें क्या बता रहा है, उसे 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। 3 नंबर हमें क्या बताता है, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार दिया जाएगा। अब मैं आपको एक एक करके इसको अच्छे से बता देता हूँ। देखिए 1 नंबर जो हमको बता रहा है क्या कि हिरासत में लेने के कारण, अगर मान लीजिए कोई राज्य की पुलिस किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने जा रही है, ठीक है, तो उसे पहले कारण बताना होगा कि मैं आपको इस वजह से मैं आपको हिरासत में लेने आया हूँ, ठीक है। 2 नंबर क्या बता रहा है कि अगर पुलिस किसी व्यक्ति को हिरासत में लेकर जा रही है तो उसे 24 घंटे के अंदर
उसे पेश करना होगा कहाँ? कोर्ट में। 3 नंबर हमें क्या बताता है कि उसे अपने पसंद के वकील, जिस व्यक्ति को पुलिस पकड़ कर लेकर जा रही है, उस व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि वह अपने पसंद के वकील को चुने जो उसे उसके पक्ष में हक की लड़ाई लड़े। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला जो हमारा है अनुच्छेद 23, इसमें बता रहा है कि इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। इससे कोई मतलब नहीं है, आपको इससे कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। चलिए देखिए अगला हमारा है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में हमें क्या सीख मिलती है? यह कहता है कि आयु 14 वर्ष से कम वाले किसी भी बच्चे को कल कारखाना या किसी भी जोखिम ऐसे जगह पे आप उनसे काम नहीं करवा सकते हैं। यह हमारा अनुच्छेद 24 कहता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके पक्ष में कोई अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर सकता है। इसके तहत तुरंत उस इंसान को पुलिस अपने हिरासत में। देखिए अगला है अनुच्छेद 25। इसमें क्या कहता है? कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसारण कर सकता है। हमारे देश में जितने भी सारे धर्म हैं उसमें ऐसा किसी प्रकार की कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया गया कि आप हिंदू धर्म में है तो आपको सारा जीवन हिंदू धर्म के भगवान की ही पूजा करनी होगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये कहा जाए किसी भी धर्म के लोग किसी भी धर्म में चेंज हो सकते हैं, किसी भी धर्म के लोग किसी भी धर्म के भगवान को मान सकते हैं, किसी भी धर्म के लोगों के साथ अपने प्रचार प्रसारण में शामिल हो सकते हैं, उन्हें कोई रोक टेक नहीं है। यह हमें अनुच्छेद 25 से पावर मिलता है। आइए अब अपने अलग बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारा अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 से हमें क्या सीख मिलता है? यह कहता है व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि समस्त संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। यह कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, उसे पोषण कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए कोई हिंदू धर्म है, वो अपने धर्म से रिलेटेड कहीं भी मंदिर बना सकता है, वहाँ पे किसी भगवान की स्थापना करवा सकता है, वहाँ पे उसका पोषण कर सकता है, ठीक है। ऐसे विधि समस्त संपत्ति के लिए प्रशासन पूरा उनका सपोर्ट करेगी। उन्हें किसी भी तरह की अगर कोई किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वहाँ की जो नियरेस्ट जो प्रशासन है उन्हें वह अधिकार देगी। 627 यह हमें क्या देता है? राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यक्त करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुच्छेद 28। यह हमें क्या कहता है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षा संस्था अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्म को बुलाने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई भी ऐसा शिक्षा स्थान है या कोई संस्था है जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, वहाँ पर किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। अगर आपको समझना है तो आप समझिए, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई ऐसा स्कूल है जहाँ पे सभी धर्म के लोग आके वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि उस स्कूल में सिर्फ मुस्लिम धर्म का ही पढ़ाई कराया जाए, उस स्कूल में सिर्फ हिंदू धर्म का ही पढ़ाई किया जाए, ठीक है। तो यही अनुच्छेद 28 कह रहा है कि ऐसी कोई शिक्षा संस्था को मान्यता नहीं दिया गया है जो सिर्फ अपने धर्म के बारे में ही बच्चों को पढ़ाई करवाए। जैसे कि मुस्लिम को आप सभी को पता होगा कि एक मद्रास नाम की कोई छोटी मोटी संस्था होती है जहाँ पे मुस्लिम धर्म की ही ज्ञान दी जाती है। अनुच्छेद 29। अब देखिए अगला हमारा अनुच्छेद 29 है 29। इसमें हमें क्या सीख मिलती है? कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म
और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर मान लीजिए आप उड़िया हैं, कोई मान लीजिए बंगाली है, कोई मतलब यूपी से, कोई बिहार से, तो इन सभी का क्या होता है कि इनका धर्म भी अलग, यहाँ के लोगों की जाति अलग होती है, यहाँ के लोगों की भाषा अलग होती है, ठीक है। तो यह कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज में अगर आप पढ़ना चाहते हैं या नौकरी लेना चाहते हैं तो वहाँ प्रवेश करने से आपको रोका जाएगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह हमें अनुच्छेद 29 कहता है कि अगर आप किसी भाषा से हो, किसी जाति से हो, किसी भी धर्म, किसी भी संस्कृति आधार पर हो, आपको किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 30, देखिए इसमें क्या हमें सीख मिलती है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई इच्छा की कोई संस्था चलाना तो आप चला सकते हैं, सरकार उसे रोकने की बजाय उसमें अनुदान आपको देगी और उस अनुदान में किसी भी तरह कोई भेदभाव नहीं करेगी। आप मुस्लिम है आपको कम दे, कोई हिंदू वाला है तो उसको ज़्यादा दे, ठीक है। ये हमें अनुच्छेद 30 बताता है। अनुच्छेद 31, इसमें क्या है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 का A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। ऐसे अनुच्छेद 31 से एक ही प्रश्न बनते हैं और एक ही प्रश्न आपसे पूछे भी जाएंगे कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से अधिकार को हटा दिया गया या हमेशा के लिए निकाल दिया गया। तो आप बताइएगा संपत्ति का अधिकार, ठीक है। ये संपत्ति का अधिकार जो था वह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया, हटा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुच्छेद 32। इसमें हमें क्या सीख मिलती है, इसके तहत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाही के द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की रीट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। आपको अनुच्छेद 32 से भी एक ही प्रश्न बनेंगे और आपसे यही पूछे जाएंगे कि सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत कितने तरह के रीट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो आप बताइएगा 5 तरह की, ठीक है। मैं इसे ऐसे ब्रैकेट में देखिए कर दे रहा हूँ, 5 तरह की, ठीक है। चलिए तो आज हम यहीं रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको मैं फिर से एक बात बता देना चाहता हूँ, आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकॉन का घंटी दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। और इस सेशन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप क्लिक करके हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया होगा तो आप सभी को ज़िंदगी में कभी मौलिक अधिकार से रिलेटेड किसी भी प्रश्न या किसी भी बुक को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने 0 से हीरो लेवल के सारे प्रश्न को मैंने इसमें मौलिक अधिकार से रिलेटेड जितने भी बन सकते थे उतने मैंने इसमें कवर कर दिया हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।